आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। असम में हेमंता का जलवा, शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कूटनीति तेज, ईरान का 14 सूत्रीय प्रस्ताव। खुल गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, प्रोजेक्ट फ्रीडम से दुनिया ने ली राहत की सांस। मॉस्को में धमाकों की गूंज, यूक्रेनी ड्रोनों ने रूसी राजधानी को फिर बनाया निशाना। लिपू लेक से होकर गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल ने जताई आपत्ति। सऊदी अरब, रूस और ओपेक प्लस समूह के अन्य 5 देशों ने तेल उत्पादन कोटा बढ़ाया। ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों को चीन ने ठुकराया। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बड़ा अपडेट। धुरंधर 2 ने 46वें दिन रचा इतिहास, राजा शिवाजी ने रोकी भूत बंगला की रफ्तार। और विनेश फोगाट बोली, वो ब्रिजभूषण यौन उत्पीड़न मामले की है सर्वाइवर। असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आज यानी 4 मई को घोषित किए जाएंगे। सूबे की 126 सीटों पर किस पार्टी की सरकार बनेगी, इस पर पूरे पूर्वोत्तर सहित देश भर की नजर बनी हुई है। असम में इस 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बीच देखा जा रहा है। बीजेपी ने एजीपी को यूपीपीएल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने एआईयूडीएफ सहित कई दलों के साथ तालमेल बैठाया। इलेक्शन कैंपेन के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ, एनआरसी, सीईए, बाढ़, बेरोजगारी, चाय बागान, मजदूरों के मुद्दे और विकास सबसे बड़े चुनावी मुद्दे रहे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां भी की। पश्चिम एशिया में तनाव घटाने और बेहद अहम रणनीतिक समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के प्रयासों के तहत ईरान ने अमेरिका को 14 सूत्रीय जवाबी शांति प्रस्ताव भेजकर कूटनीतिक पहल तेज कर दी है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार यह प्रस्ताव पाकिस्तान के माध्यम से वॉशिंगटन तक पहुंचाया गया है, जिसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की बात कही गई है। अमेरिका जहां 2 महीने के युद्ध विराम की वकालत कर रहा है, वहीं ईरान ने स्पष्ट किया है कि समाधान 30 दिनों के भीतर होना चाहिए। तेहरान का जोर केवल युद्ध विराम बढ़ाने के बजाय अस्थायी शांति पर है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रथम दृष्टया वह इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। हालांकि वह प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, लेकिन इसे स्वीकार करना मुश्किल लगता है क्योंकि ईरान ने अब तक पूरी कीमत नहीं चुकाई है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे विदेशी जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस अभियान की शुरुआत की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान इस प्रक्रिया में बाधा डालेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, कई जहाज खाने पीने और जरूरी सामान की कमी से जूझ रहे हैं। हम इन निर्दोष जहाजों को युद्ध में बिल्कुल शामिल नहीं है, सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने इसे मानवीय कदम बताया और कहा कि ईरान सहित मिडिल ईस्ट के देशों को फायदा होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिका का ये मिशन काफी व्यापक और इस मिशन में मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 100 से ज्यादा विमान, ड्रोन और 15,000 सैनिक शामिल है। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रेड कूपर ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस और उर्वरक गुजरता है, जो 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद ईरान ने इसे प्रभावी रूप से बंद कर रखा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव अब एक बार फिर नया मोड़ लेता दिख रहा है। अब युद्ध की तपिश मॉस्को की रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। आरटी द्वारा जारी किए गए एक वीडियो के अनुसार यूक्रेन ड्रोनों ने रूसी राजधानी मॉस्को में एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया है, जिससे वहां हड़कंप मच गया। ड्रोन को टकराने से इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। इस हमले के बाद पूरी राजधानी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और रूसी रक्षा मंत्री जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है।
मॉस्को में आपातकालीन दल पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह हमला देर रात किया गया था जब ज्यादातर लोग अपने घरों में थे। बताया जा रहा है कि ड्रोन सीधे मॉस्को के मोस्फिल्मोवस्काया स्ट्रीट के एक रिहायशी इलाके में स्थित इमारत से टकरा गया। स्थानीय प्रशासन के अनुसार यह घटना शहर के पश्चिमी हिस्से में हुई, जहां ऊंची इमारतों का इलाका है। रूसी टेलीग्राम चैनलों ने ड्रोन से क्षतिग्रस्त इमारत की तस्वीरें शेयर की। नेपाल ने लिपू लेक होकर गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में बयान जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में नेपाली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन के बीच नेपाली भूमि लिपू लेक से होकर संचालित होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में मीडिया के उठाए सवालों और चिंताओं पर विदेश मंत्रालय का ध्यान गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाली भूमि लिपू लेक से होकर आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में नेपाल सरकार ने अपनी अस्थायी स्थिति को पुनः दोहराया है। साथ ही भारत और चीन दोनों को कूटनीतिक माध्यम से अवगत कराया है। सऊदी अरब, रूस और ओपेक प्लस के 5 अन्य सदस्यों ने तेल उत्पादन कोटा बढ़ा दिया है। यह संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक से अचानक बाहर निकलने के बाद गठबंधन की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखने के मकसद से उठाया गया एक कदम है, जिसका पहले से अनुमान लगाया जा रहा था। बीबीसी फारसी के मुताबिक 7 प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने घोषणा की है कि वे अगले महीने यानी जून में अपने उत्पादन कोटे में हर रोज 1,88,000 बैरल की बढ़ोतरी करेंगे। ओपेक प्लस के बयान के अनुसार ऐसे समय में जब मध्य पूर्व युद्ध ने तेल की कीमतों पर काफी दबाव डाला है, यह एक ऐसा उपाय है जो तेल बाजार की स्थिरता बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता के अधीन आता है। अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत, ओमान, रूस और सऊदी अरब के बीच हुई एक ऑनलाइन बैठक के बाद जारी बयान में यूएई का कोई जिक्र नहीं किया गया। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने ईरान से तेल खरीदने के आरोपी अपने 5 डिपोट रिफाइनरियों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को अवैध बताते हुए उनके खिलाफ निषेधाज्ञा जारी किया है। चीनी सरकार का कहना है कि वह एक तरफा प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देगी और इन्हें राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ बताया गया है। दरअसल यह कदम विशेष रूप से हैंगली पेट्रोकेमिकल और 4 अन्य स्वतंत्र डिपोट रिफाइनरियों को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से बाहर किए जाने के जवाब में उठाया गया है। चीन का कहना है कि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन करती है। खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल ने भारत की सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने सरकार पर पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ाने की मांग की है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $126 प्रति बैरल के पार निकल गया था, जिससे इन कंपनियों का घाटा और गहरा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी बढ़ाने के संकेतों के बाद तेल की कीमतों में यह उछाल आया है। इससे हॉर्मुज जलडमरू मध्य के लंबे समय तक बंद रहने की आशंका पैदा हो गई है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का मुख्य रास्ता है। ऐसे में तेल की सप्लाई बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से ओएमसी कंपनियों को पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और विमान ईंधन की बिक्री पर भारी नुकसान हो रहा है। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला सिनेमाघरों में अपने तीसरे सप्ताह में है। फिल्म ने विश्व स्तर पर बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। हालांकि नई फिल्मों की रिलीज ने इस हॉरर कॉमेडी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर डाला है। फिर भी तीसरे रविवार को इसने कुल कलेक्शन में अच्छा खासा इजाफा किया है। रितेश देशमुख की राजा शिवाजी इसकी राह में सबसे बड़ी आरंगा बनी रही। वहीं साई पल्लवी की एक दिन उनकी सबसे बड़ी फ्लॉप बनने की राह पर खड़ी हुई है। इन सब के बीच धुरंधर 2 अब भी कमाई से झोली भर रही है। प्रियदर्शन की निर्देशित फिल्म भूत बंगला ने सिनेमाघरों में अपने पहले 2 हफ्तों में 84.40 करोड़ और 43.75 करोड़ रुपए कमाए हैं। सेंटिनल की रिपोर्ट के अनुसार 17वें दिन फिल्म ने 4,239 शो में 5.50 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो 16वें दिन की तुलना में 26.4% की वृद्धि है। इसके साथ ही भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 169.27 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि भारत में कुल कमाई 142.50 रुपए तक पहुंच गई है।
ओलंपियन और भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के एक रैंकिंग टूर्नामेंट को लेकर कई आशंकाएं जाहिर की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वह WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली 6 महिला सर्वाइवर्स में से एक है। विनेश फोगाट ने कहा कि WFI ने एक रैंकिंग टूर्नामेंट के आयोजन का ऐलान किया है जो बृजभूषण शरण के क्षेत्र गोंडा में आयोजित किया जा रहा है। विनेश ने अपनी सुरक्षा के साथ साथ इन टूर्नामेंट के निष्पक्ष होने पर गहरी आशंकाएं जाहिर की है। WFI के अध्यक्ष संजय सिंह ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि वह उनकी सुरक्षा की व्यक्तिगत तौर पर गारंटी देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विनेश, जो कि एक कांग्रेस विधायक भी हैं, उनको इस मुद्दे पर पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए।